चलिए शुरू किया जाए। चलिए बैठिए। हाँ, आवाज बढ़वा रहे हैं, आवाज जा रहा है, शांति बनाइए। शुरू किया जाए। चलिए, एक 169। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का साथ है। चलिए, 169 में सवाल शुरू होगा और आज के सेशन का पहला सवाल क्या है देख लेंगे। हम आपातकालीन के बारे में बोले थे कल, है ना, कि बहुत बड़ा आपात स्थिति होगा तब हम, नहीं तो हम उपलब्ध हैं, है ना। हाँ, एकदम इनकाउंटर चलते रहे। जैसे देखिए, हाँ हाँ, ध्यान रखिए, पहला संस्थान है जो होली दशहरा भी क्लास करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला सवाल सेशन का, परिवहन के मुख्यतः कितने भाग हैं? 3 मुख्यतः भाग पूछ रहा है। या तो ट्रांसपोर्टिंग स्थल पर होगा, स्थल पर जो ट्रांसपोर्टिंग होगा वो 2 होगा। एक तो होगा सड़क, क्या होगा? सड़क मार्ग, और दूसरा होगा रेल मार्ग। ये स्थल पर होगा कि नहीं होगा। जबकि जल मार्ग की अगर बात करेंगे तो जल मार्ग भी आपका, और वायु मार्ग। जल मार्ग के लिए जलयान का हम लोग प्रयोग करते हैं, जल मार्ग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जलयान का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, जलयान का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज। और याद रखेंगे, वायु मार्ग के लिए हम वायुयान का प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज का। तो याद रखेंगे, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं भाई। तो स्पष्ट रूप से ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। तो यहां पर गौर करेंगे कि हम परिवहन को, ट्रांसपोर्टिंग को हमने कई भागों में, नहीं 3 भागों में बांटा, स्थल, जल और वायु मार्ग। ध्यान रखेंगे, स्थल मार्ग की बात करेंगे तो स्थल मार्ग में कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सड़क मार्ग की बात करेंगे, भारत का सबसे लंबा NH की अगर बात करेंगे, NH 44। NH कितना है? 44। जो ध्यान रखेंगे, श्रीनगर को, किसको भाई? श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर को किससे? कन्फर्म ना। जबकि स्थल मार्ग में एक नाम सुने होंगे, GT रोड। कौन सा? GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था। कौन करवाया था? जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड कहते हैं ना। अरे हेलो, देखो ना, हमको भी ठीके लग रहे हैं। ध्यान दो इधर, जब हम इस फेस्टिवल में हम आपके साथ हैं, तब वो डाइवर्ट हो रहा तो चल जाओ घर। जब तोर मन अखने तो इधर उधर कर रहा है ना, बैठ जाओ। जब मन तुम्हारा इधर उधर कर रहा है, निकलो। हम बोले थे ना कि हम पतझड़ बनाएंगे, और जो भी बनेगा वो स्पेशल कमांडो बनेगा। होमगार्ड निकल गया होली खेलने। बोले ना कि हम बहुत टीम में सब टीचर अपना हिसाब से एकदम सब समझ रहे हैं ना, समर्पित भाव से काम होता है। ये प्रोफेशनल नहीं है। हम लोग अपने लिए नहीं खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। बात समझे ना? बात समझ रहे ना? हाँ, तो वही बात है कि एकदम समर्पित है लड़के के प्रति, तो ऑटोमेटिक तब लड़का, नहीं तो बेवकूफ कहीं का। देखो रोड पर लड़का है, लड़का है ये नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आज हमको बहुत खुशी है, इसीलिए कि हम बोले कि अब चलने दीजिए, है ना। हाँ, तो GT रोड की बात करेंगे आज। इस बात का हम खुशी है कि महिलाएं अब नहीं रही हैं। एक है
बाकी सब जो है सास ताना ना दे कि तुम होलियों में गायब थी, है ना, काम छोड़ के, क्योंकि काम हो जाता है घर में, बहुत सारे रिलेटिव आते हैं, तो महिलाएं नदारत हैं टीम में, है ना। चलिए फिर होली के बाद वो लोग आ जाएंगी, कोई बात नहीं। यूट्यूब के माध्यम से अगर वो लोग देख रही होंगी तो आप होली मनाइए, क्योंकि केवल नौकरी, हमने नहीं कहा था कि केवल नौकरी नहीं, सामाजिक पारिवारिक सबको लेके चलना है ना। इन्हें केवल नौकरी के चक्कर में परिवार टूट जाए, बस खेले खत्म हो जाएगा। तो जो यहाँ पर अनमेरिड है तो ओकर तो कोई परिवार है ये नहीं है, ओकर टूटे चाहे जूटे, है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो नौकरी लेगा तब जुड़ेगा, नई नौकरी लगेगा तो की जुड़ेगा, वो तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन जो भी हैं तो उनको हम दबाव नहीं दिए, स्वेच्छा से हमने कहा था कि हम तो क्लास लेंगे, बाकी यूट्यूब पे क्लास है तो यूट्यूब पे क्लास है तो लोग कर ही रहे हैं। तो जीटी रोड याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह। जबकि प्यारे ध्यान रखेंगे जल मार्ग की बात करेंगे तो जल मार्ग का विकास ध्यान रखेंगे कि जल मार्ग का जो विकास हुआ, तो जल मार्ग का विकास तब हुआ जब कोई आपका स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दे, है ना। तभी आप, जैसे इधर से अगर कोई आके एकदम, मान लीजिए कि इधर अवरुद्ध हो जाए, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा नौबत आए कि ध्यान रखेंगे इधर से निकलना एकदम जो है जान पर खतरा है, तो लोग जो है इधर से निकलेगा, खिड़की तोड़ के निकलेगा। तो जब स्थल मार्ग याद रखेंगे बंद हुआ ना, तो ध्यान रखेंगे यूरोपीय वाले व्यापार के उद्देश्य से जल मार्ग का खोज किए और बड़े बड़े पानी के जहाज नाव बनाए, जिसमें कोलंबस अमेरिका का खोज किया, वास्को डी गामा भारत आ गया। तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से याद रखेंगे कि जलमार्ग का खोज किया गया, और जब जलमार्ग का खोज कर लिया गया तो फिर याद रखेंगे सुगम, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह सुगम यातायात और परिवहन के लिए हवाई जहाज या वायु मार्ग का भी खोज किया गया। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, अगर वायु मार्ग की बात करेंगे तो इसके लिए ध्यान रखेंगे एक देश दूसरे देश के बीच याद रखेंगे बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए गए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकें। तो हवा में भी याद रखें यात्रा लोग कर रहे हैं, जल से यात्रा करते हैं, और फिर याद रखिए सड़क या भूमि से भी यात्रा होती है। तो हमने परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और, तो याद रखिए स्थल पर सड़क मार्ग और कौन? रेल मार्ग। भारत का सबसे लंबा एनएच कौन? NH 44 कौन? जबकि याद रखेंगे भारत के 4 बड़े महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया था। किसके तहत? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है प्यारे कि जल परिवहन के मुख्यतः कितने भाग हैं? जल परिवहन के मुख्यतः कितने भाग हैं? देखो, जल परिवहन के 2 मार्ग हैं, गौर करेंगे यहां पे। एक है आंतरिक और दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय। ये आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय क्या होता है ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए और फिर इधर सुनिए। ऑनलाइन वाले भी यूट्यूब पे जो है वो भी ध्यान देंगे, है ना। अब देख भाई, ध्यान देना है, आराम से लिख लिया, इधर आइए। आंतरिक जलमार्ग को अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। ये जलमार्ग किसी भी देश में जो होता है वो याद रखेंगे नदी में होता है। किसमें होता है? नदी। इसको आंतरिक या अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। आंतरिक या क्या कहते हैं? अंतर। जैसे वाटरवेज 1 आप एक सुने होंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो याद रखेंगे कि हल्दिया को प्रयाग से जोड़ता है। हल्दिया को किससे? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग याद रखेंगे एक जो है वो याद रखेंगे हल्दिया को। किसको प्यारे? हल्दिया को किससे? प्रयाग मतलब इलाहाबाद से क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को किससे जोड़ता है? प्रयाग। हल्दिया को किससे? प्रयाग। और पूछेगा ये किस नदी पर है, तो आप कह देंगे कि ये गंगा नदी पर है। किस नदी पर है?
जबकि एक सुनते होंगे आंतरिक जलमार्ग में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग याद रखेंगे 2, ये याद रखेंगे किसको, सदिया से धुबरी, सदिया से कहां, धुबरी। और ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर प्यारे, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया को किससे जोड़ता है, धुबरी, सदिया को धुबरी, सदिया को धुबरी। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर, तो ये आंतरिक ट्रांसपोर्टिंग को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने का काम करता है, जो नदी पर है, जिसमें छोटी छोटी जहाजें, नाव एक जगह से दूसरे जगह व्यापार का काम करती है कि नहीं है। जबकि ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग याद रखेंगे, ये जलमार्ग होते हैं महासागर में। कहां होते हैं प्यारे, महासागर में। कहां होते हैं, महासागर और सागर में याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग अगर आपसे पूछ देगा कि कहां होगा, तो ये महासागर और कहां होगा, सागर। महासागर और कहां होगा, सागर। महासागर और सागर। जैसे नाम सुने होंगे, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को जोड़ने के लिए सुगमता से कम दूरी के लिए एक मार्ग है जिसका नाम सुने होंगे सुएज मार्ग या सुएज नहर का नाम सुने होंगे। सुने ना, कौन सा, सुएज मार्ग या सुएज नहर दुनिया का सबसे चौड़ा मार्ग या नहर कह सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा याद रखिए नहर कह सकते हैं, जो मिस्र में है। कहां पर है, मिस्र में। कौन सा, सुएज। और इसको कई बार मैंने बताया कि ये भूमध्य सागर को, किसको, भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, लाल सागर से। भूमध्य सागर को, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, सुएज नहर। कौन नहर, तो सुएज नहर किसको किसको भाई, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को। जबकि एक सुने होंगे पनामा। कौन सा, नाम सुने है ना, कौन नहर, पनामा। ये याद रखेंगे प्रशांत को किससे जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक से। प्रशांत को किससे, प्रशांत को किससे, कौन सा, पनामा। कौन, तो ये 2 बड़े नहर है कि नहीं है, सुएज और कौन, पनामा। सुएज और, ये दुनिया में याद रखेंगे बड़े बड़े, याद रखेंगे बड़े बड़े जहाजों के लिए आवागमन मार्ग उपलब्ध करवाता है सुएज और पनामा। सुएज और, सुएज और, कंफर्म ना। तो महासागरों को जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुएज नहर, पनामा नहर और कील नहर है। जबकि आंतरिक याद रखेंगे राज्यों को जोड़ने के लिए देश के अंदर अंतरदेशीय जलमार्ग है, जिसमें पहला जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज जो गंगा नदी पर है। दूसरा याद रखिएगा कि आपका है सदिया से धुबरी, और यह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर, किस नदी पर, किस नदी पर, तो बताइए जल क्षेत्र में 2 हैं, एक है आंतरिक और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, है कि नहीं है। एक है राष्ट्रीय या अंतरदेशीय कह सकते हैं, और एक आपका है अंतरराष्ट्रीय। क्या है, अंतर। तो सुएज और पनामा क्या है, अंतरराष्ट्रीय। क्या है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई, क्या कहता है नेक्स्ट सवाल प्यारे, कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनेंगे। स्थल मार्ग के कितने प्रकार हैं, सड़क, रेल और पाइप। सड़क, रेल और क्या भाई, पाइप। सड़क, रेल और क्या है, पाइप। देखिए पाइप भी एक प्रकार का मार्ग ही है। क्यों, क्योंकि पाइप से बड़े पैमाने पर याद रखेंगे लिक्विड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टिंग होता है। अगर उसको हम ट्रक से या रेल से लाएंगे तो भी खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो उसको विशेष पाइपलाइन से लाया जाता है। किसको, क्रूड ऑयल। जैसे एक पाइपलाइन देखे होंगे कि बरौनी आया है हल्दिया से, किधर से, हल्दिया से किधर आया है, बरौनी। वो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम वाला, कच्चा पेट्रोल उस पाइपलाइन से आता है। तो बताइए परिवहन है कि नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह माल का ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पाइपलाइन भी याद रखेंगे वो स्थल मार्ग ही है। क्या है, जबकि रेल कौन सा,
रेल और सड़क बताया कि नहीं बताया? तो सड़क और रेल याद रखेंगे कौन मार्ग है? स्थल मार्ग। कौन मार्ग? कौन मार्ग? तो याद रखेंगे स्थल मार्ग के अंतर्गत सड़क और रेल है। सड़क और कौन है? सड़क और। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा माल ढुलाई कौन ढुलाए, तो याद रखेंगे माल ढुलाई की अगर बात करेंगे तो ये माल ढुलाई किससे होता है? रेल से। किससे? और सबसे ज्यादा यात्रा भी लोग किससे करते हैं? रेल से। किससे करते हैं कि नहीं करते हैं? इस लेकर देश के आंतरिक भाग में ट्रांसपोर्टिंग या परिवहन का सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो वो कौन है? रेल। कौन? एवरी डे यहां 2.5 से 3 करोड़ याद रखेंगे लोग ट्रेन से चढ़ के उतर जाता है, जितना ऑस्ट्रेलिया का आबादी है। होली में तो समझ लीजिए 3-4 देश और मिला दीजिए, है ना, तब जाके पूरा होगा। क्योंकि जहां एक बोगी में नॉर्मल दिन में 300-400 लोग जाते हैं, होली में 3 गुना कर दीजिए, है ना। बाथरूमों में 10 को खड़ा है ना। बात समझ गया ना। साइडे में एकदम पूरा चिपकल है, फिर भी खैनी बना रहा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा रहा है ना। तो याद रखेंगे ट्रांसपोर्टिंग का बड़ा सुगमता है रेल, है ना, ये ध्यान रखेगा। सड़क मार्ग अभी भी मैंने बताया था कि सड़क अगर पूरे भारत की बात करेंगे 4 प्रकार के सड़क बनते हैं। एक तो सबसे पहले एक BRDO बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा के लिए बनाता है, वो हमारे देश के रक्षा के लिए बनाता है BRDO, है ना। और फिर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय NH बनाता है, जो नितिन गडकरी हैं, जो ये बड़े बड़े NH या हाईवे या ग्रीन रोडवेज बनाते हैं। तो वो याद रखेंगे केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना होती है NH। जैसे दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर रोड मान लीजिए कि यूपी से गुजरा है, बिहार से गुजरा है, झारखंड और बंगाल से। जिस क्षेत्र में जितना किलोमीटर होगा उसमें जितना लागत होगा उसका 70% केंद्र देगा और बाकी 30% कौन देगा? राज्य देगा। कौन देगा? राज्य। और वो राज्य और उसमें केंद्र सरकार पैसा वसूलेगा किससे? टोल टैक्स से। किससे? टोल टैक्स से, है ना। जबकि आप देखेंगे कि SH में आपको पैसा नहीं लगता है, स्टेट हाईवे में कोई पैसा लगता है? स्टेट हाईवे पर कोई पैसा नहीं, क्योंकि वो टैक्स तो सरकार हमसे ले ही रहा है। कुरकुरे लिए, साबुन लिए, अभी होली के सामान इतना लेंगे तो सब पर टैक्स है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? जो आप विक्रय, आप जो है बिक्री कर जो आप कहते हैं, जो एक अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो सरकार तो टैक्स ले ही रहा है हमसे, तो रोड बनाता है। और फिर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक रोड बनाता है, जो याद रखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़े बड़े ट्रक उतने जाते नहीं है, बड़ा बड़ा बस चलता नहीं है। कभी कभी कर शादी वक्त बाराती में वो बस जाएगा, नहीं तो धान उन बेचता है तो कभी ट्रक चला गया, नहीं तो ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के लिए आदर्श है तो छोटी वाली रोड बनती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, तो वो रोड किसका है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। और याद रखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत याद रखिए पूरे भारत के गांव तक, और अक्सर आप सुने होंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 या उससे कम आबादी वाला जहां भी होगा उसको पक्की सड़कें से जोड़ना भारत और राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कि 500 आबादी जहां भी होगा, 200 आबादी जहां भी होगा, वहां पर ध्यान रखेंगे वो रोड सरकार बनाएगा। कम से कम 500 आबादी रहेगा तो वहां तक तो पक्की सड़कें जाएगा। अभी नहीं कि रोड से हट के आप आधा किलोमीटर धान खेत में जाके घर बना दीजिएगा तो आपके लिए रोड नहीं जाएगा, आपके लिए वो मेढ़े रहेगा। हाँ, फिर वहां धीरे धीरे 10, 50, 100 घर हो जाएगा भविष्य में, तो वहां तक फिर हो सकता है कि रोड आपका जाए। तो 500 आबादी जहां होगा, और ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक लक्ष्य रखा गया कि उसको याद रखेंगे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट और विकास के लिए याद रखेंगे सड़क अति आवश्यक है, क्योंकि सड़क अगर नहीं है तो आपका विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी याद रखें किसी भी विकास के डेवलपमेंट और विकास का मानक सूचक होता है कि आप कितना डेवलप हैं, आप कितना आपका देश आगे है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और किसी भी देश के विकास के लिए तो आप सड़क या रेल नेटवर्क का होना अति आवश्यक है, नहीं तो अवरुद्ध हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेगा, चिंता नहीं करना है। नहीं मन लग रहा, नहीं मन लग रहा, चल जाइए, है ना।
रिलैक्स हो के आइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है। किसी को हम दबाव दिए हैं? हाँ, किसी को, जिसको जाना था वो चला गया। फिर भी हमको खुशी है कि इतना होली जैसा फेस्टिवल में, जबकि बहुत सारे लगभग, लेकिन एक मेरी भी प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा में आप लोग भी साथ दे रहे हैं कि नहीं, हमको पढ़ाना है और आपका भी मूल उद्देश्य है कि हमको पढ़ना है, तो लोग रुके हैं। बाकी तो ध्यान रखेंगे, लोग स्वार्थी हैं, चले गए, है ना, है ना। अब फिर वो लोग आएगा, लेकिन जब वो लोग आएगा ना, तो देखना चेहरे पर सिकन नहीं रहेगा, एकदम चिंतित रहेगा, एकदम बहुत चिंतित रहेगा। 10 दिन छूट गया, बेकार चल गए, बहुत चिंतित रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, है ना। और जो यहाँ पर पहले से वो रिलैक्स मूड में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ने वाले किस नाम से अभी बताए थे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन योजना प्यारे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितने महानगर जोड़े गए? 4। कितने? और ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाली रोड इस तरह से है, आप देख लेंगे नक्शे में, तो ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितने महानगर? 4। कितने? कंफर्म ना? एकदम ध्यान दे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल, देखिए लिखा होगा, एनएच पर चढ़िएगा तो लिखल रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना। एनएच टोल टैक्सवा के पास हरा वाला बोर्डवा में, है ना, हरा वाला बोर्ड में देखिएगा लिखा रहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, याद रखेंगे यही एनएच का निर्माण करता है, यही क्या करता है? एनएच। और याद रखेंगे राष्ट्रीय परिवहन मंत्री भी भारत सरकार में कौन है? नितिन गडकरी। कौन है भाई? नितिन गडकरी। ध्यान रखेंगे भारत के रोड डेवलपमेंट में नितिन गडकरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना याद रखेंगे नेशनल हाईवे, जितना याद रखिए ग्रीन रोडवे, जितना सारे के सारे याद रखेंगे वो व्यक्ति ने मंत्री काम किया। नॉर्मल एकदम देखिएगा कि ज्यादा न सोशल मीडिया पर, कुछ तो रहना ही चाहिए, कुछ तो लोग रहेंगे ही। बाकी ध्यान रखेंगे कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको आप कभी देखेंगे ही नहीं सोशल, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर को कभी आप देखेंगे कि वो मीडिया के सामने आता ही नहीं, वो अपना काम कर रहा है जी डोभाल के साथ कि पाकिस्तान में कैसे घुसना है ना। बस उसका वही विदेश मंत्री में कैसे पाकिस्तान को जो है ना खत्म कर देना है ना। मैच कराएगा पाकिस्तान, ट्रॉफी देगा भारत, अपने लेगा, अपने उठाएगा, अपने दे रहा है। नहीं, होस्ट था पाकिस्तान, ट्रॉफी अपने में सब बांट रहा है। ले रे रोहित शर्मा, ले पांड्या, ले पिच अपने हिसाब से एकदम बढ़िया बना, सब यही ना इल्जाम लगा रहा है पूरा पाकिस्तान कि पिच एकदम अपन हिसाब से बनाया था, है कि नहीं है? तो हमारा पास पैसा, हम नहीं बनाएंगे? तू मना करेगा? बनाएंगे, बात समझ रहे ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भारत में एक्सप्रेस, याद रखेंगे एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे कहता है नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी? 1974। 1900 हुआ कि पता है 1974 में। ये कब जरूरत पड़ा पता है? इस पर याद रखेंगे फाइटर जेट भी उतर जाता है, हेलीकॉप्टर तो ऐसे उतर जाता है, हेलीकॉप्टर तो धान खेत में उतर जाता है, तो ये की है ना। तो ये जरूरत पड़ा कि भाई कि आपात स्थिति में देश में, जैसे आपात स्थिति में देश में क्या है कि जब कोई देश आक्रमण किया या कुछ किया तो कहीं से भी याद रखेंगे हमारा फाइटर जेट उतरेगा और कहीं से भी उड़ान भर लेगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसीलिए बनाया गया एक्सप्रेस वे। क्या बनाया गया? और ये उच्च गुणवत्ता वाली रोड होती है और इसमें ज्यादातर याद रखिए मोड़ मार या थी नहीं रहेगा, पूरा एक रहेगा तो 200 400 500 किलोमीटर तक लगातार रहेगा। मतलब इन्हें कि बीच से ट्रैक्टर लेके आ गया है, हॉर्न मार रहा है, ऐसे नहीं रहेगा। वहां पर ये नहीं रहता एक्सप्रेस वे में। मतलब अगर वो पटना से दिल्ली है
तो उसमें कम ही क्रॉसिंग रहेगा, और जितने उसके क्रॉसिंग रहेंगे, जैसे अब जितने भी क्रॉसिंग अगर है, जैसे क्रॉसिंग तो रहेगा ही, तो ज्यादा कुल क्रॉसिंग किधर से है, नीचे से। जैसे मान लीजिए कि इधर बहुत सी आबादी है या एक शहर दूसरे शहर को जोड़ा है, तो रोड चाहिए ना इसको आने जाने के लिए, तो किधर से है, नीचे से है। किधर से है, नीचे से। तो ये या तो ऊपर से कर देगा, पुल बना के कर देगा, और ये एक्सप्रेस वे होता है जिसमें एकदम कोई भी एक हिसाब से चलेगा, मतलब उसको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर ऊपर से कोई गाड़ी आ जाएगा और स्पीड में है, तो ऐसे भी देखकर भी याद रखिए, भले वो टच नहीं किया, लेकिन देखकर एक मन में शंका पैदा हो जाएगा, हो सकता है ठोकर मार दे, एक्सीडेंट कर दे। तो एक्सप्रेस वे का मतलब है फुल्ली एक्सप्रेस में रहेगा गाड़ी, तो फुल एक्सलेटर में देके आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका याद रखेंगे, शुरुआत किया गया 1974 में। किसका भाई, एक्सप्रेस वे। किसका, जैसे यूपी में एक नाम सुने होंगे, यमुना एक्सप्रेस वे, नाम सुने हैं, कौन सा, यमुना एक्सप्रेस वे, याद रखेंगे। तो यमुना एक्सप्रेस वे है, या फिर ध्यान रखेंगे नीलगिरी एक्सप्रेस है। तो बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, थोड़ा कॉस्ट होता है, लेकिन ये उच्च गुणवत्ता वाली रोड होती है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कहता है भाई, ई बोर्ड देखो ठीक है, कहता है दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने वाला कौन सी राजमार्ग है। चूंकि याद रखिए बहुत सारे एनएच चेंज भी हुए हैं, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली से कोलकाता एनएच क्या है, 2। एनएच पहले ये एनएच 2 ही था। कौन, दिल्ली से कौन, कोलकाता, दिल्ली से, और ये जीटी रोड था, लेकिन इसका नाम याद रखेंगे फिलहाल है NH2। क्या नाम था, तो दिल्ली से कोलकाता कौन सा, NH2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या याद रखेंगे 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। कहता NH2 को किस नाम से भी जाना जाता था भाई, ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग। ये पेशावर से लेके बंगाल तक था, पेशावर से लेके कहां तक, बंगाल तक। कौन रोड, जीटी रोड। कौन रोड, जीटी रोड। चूंकि पेशावर कहां चला गया, पाकिस्तान कहां चला गया, और अमृतसर से दिल्ली, गौर कीजिएगा, अमृतसर से याद रखेगा, अमृतसर से याद रखेंगे, अमृतसर से दिल्ली की बात करेंगे तो ये आपका हो गया NH1, और दिल्ली से प्यारे कोलकाता की अगर बात करेंगे तो ये हो गया NH2। क्या हो गया, NH2। और ये नाम कहलाया जीटी रोड। क्या कहलाया, जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे कहता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, NH44। कौन सा, तो सबसे लंबा NH कौन है, NH44। कौन सा, जो प्यारे याद रखेंगे श्रीनगर को, किससे, श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर को, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से NH कौन सा, 44, NH। तो NH44 किसको, श्रीनगर को, तो भारत का सबसे लंबा NH का नाम है NH44, NH44, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे क्या कहता है, ध्यान देना। जो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग। क्या, एक होता है राजमार्ग जिसको क्या कहते हैं NH, नेशनल हाईवे, और एक होता है राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे, जिसको बोलते हैं SH। क्या बोलते हैं, SH। SH का निर्माण कौन करेगा, बिहार सरकार या राज्य सरकार, बिहार सरकार या राज्य, किसका, स्टेट हाईवे। और NH का कौन करेगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेगा, याद रखिए। तो ये रोड याद रखिए, जब नीतीश जी आए तो ध्यान रखेंगे रोड में बहुत ज्यादा काम हुआ है, और मानिए या ना मानिए तो ध्यान रखेंगे 5 के बाद रोड में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, नहीं तो ये ध्यान रखेंगे कि 3 में तो कुछ याद, 2-3 में याद है कि लोग जो है 10-20 किलोमीटर अगर बस से आता था, कहता था आ गए कि, तो हाँ अच्छा ठीक है,
नहीं तो एकदम पूरा जो है ना, एकदम पूरा समझिए कि बस इधर होता था फिर इधर होता था, है ना। लेकिन जब 2005 के बाद रोड में बहुत ज्यादा काम हुआ, बहुत ज्यादा। और आज बिहार का रोड आप देखेंगे तो एसएच तो बहुत ज्यादा डेवलप किया है। जिला मुख्यालय वाली रोड, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसका रोड बेहतर नहीं होगा। और दूसरा याद रखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ध्यान रखेंगे आपके गांव तक वो रोड भी बना, जो पिच वाला है, जो गांव के लास्ट होता है, और फिर वहां से शुरू होता है ढलाई वाला रोड, जो हर घर नली गली वाला योजना। पीछे में की किया है नल जल वाला मुखिया साहब, पूरा कोड़ के अब ब्लू कलर के पाइप दिया है पूरा बिछा। बीच बीच में वो पाइपा उठ जाता है, मोटरसाइकिल जहां जाता बज के गिर जाता है। एक तो बीच से नाली दे देता है मुखिया तो कुछ पता चलता नहीं, तो अति करने के लिए जो है बाद जो है वो बीचे में नाली दे दिया, उस पर ढकने के लिए जबकि पैसा भी आता है, वो ढकता भी नहीं है। अब बीच में उसको पूरा कोड़ के उसके बाद जो है पाइप दे देता है, नल जल वाला योजना वाला पाइप दे देता है। तो वो जो आपके पूरे घर में हर एक टोला में जो वो ढलाई वाली रोड है ना, वो 7 निश्चय योजना है बिहार सरकार का, और उसमें हर घर नली गली, और वो नल जल वाला जो टंकी लगा है हर एक वार्ड में, जो वार्ड सदस्य लगाया है, नल है पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं है। तो ये याद रखिए, ये पूरा का पूरा देखो भाई, जब तक सरकार कोई आएगा जाएगा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी सोच बदलनी चाहिए, आपकी सोच की पैसा सरकार के पास कहां से आ रहा है। जिस दिन पूरे देश के अभी तक 10% बहुत मैं बोल रहा हूं, 5% लोगों को यह पता है कि ये सरकार का पैसा कहां से आता है। ये 5% लोग है, 95% का तो लगता है कि जो है ना कि सरकार का पैसा है, जबकि उसको कुछ भी पता नहीं कि सरकार का पैसा नहीं। आप गरीब भी है ना, तो वो गरीब भी है तो वो पैसा आपका जा रहा है। आज आप होली में जितना सामान लेंगे ना, वो सारा सामान सब टैक्स के दायरे में है। एक ब्लेड लेते हैं, एक साबुन धोने के लिए लेते हैं ना ₹5 वाला, वो भी टैक्स के दायरे में है। तो उतना अगर लोग जान जाएगा तो हमारा देश जापान और इजराइल हो जाएगा भारत। अगर 95% आबादी अगर उतना जान जाए कि टैक्स का पैसा है, और नल जल योजना में भी मुखिया को बोले, या फिर सड़क कैसे बनना उसकी गुणवत्ता के बारे में गांव वाले बोले, तो अब तो कुछ सोशल मीडिया जब से आया है तब से याद रखेंगे, अब तो ठीक ठाक कुछ चल रहा है। कि उसमें 10% लोग ऐसे भी हैं जो कि बोलता है कि ये गलत तुम काम कर रहा है, तो पीछे से लोग आवाज उठाते हैं। नहीं तो पहले क्या था कि लोग आवाज नहीं उठाते हैं, बोलते हैं हमें क्या मतलब है। लेकिन हमें मतलब है, क्योंकि वो जो बन रहा है वो ना तो मुखिया का बाप का है, ना तो ठेकेदार का है, ना तो यहाँ के बिहार सरकार का है, ना तो केंद्र सरकार के बाप का है। क्योंकि वो सारे के सारे पैसा आम लोगों का है। और टैक्स के दायरे में अगर अंबानी रोज 1 करोड़ टैक्स देता है, तो एक गरीब भी याद रखिए ₹5 रोज टैक्स भारत सरकार और राज्य सरकार को दे रहा है। भले वो किसी माध्यम से दे, वो ₹200 का सामान अगर गरीब खरीद रहा है अपने जीवन चलाने के लिए, तो उसमें ₹5 टैक्स रोज दे रहा है। अंबानी 5 अरब कमा रहा है तो 5 करोड़ दे रहा है, और मैं तो उसको उस तरह से फैसिलिटी भी मिल रखा है। अंबानी को जेट प्लस सुरक्षा है, तो हमको होमगार्डो नहीं है। ये भी सोचना पड़ेगा ना। अंबानी 1 करोड़ देता तो उसको जेट प्लस सुरक्षा भी है, बहुत फैसिलिटी है, सब कुछ है। तो हमको तो होमगार्ड भी सुरक्षा नहीं, तो हम भी देश के नागरिक हैं, तो भाई हमको भी अपने हिसाब से करने दो। तो इस तरीके से याद रखिएगा, एसएच के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? एसएच। किसके संदर्भ में? एसएच, स्टेट हाईवे। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। राज्य की देखरेख कौन करता है? राज्य निर्माण विभाग। कौन? राज्य मार्ग, एसएच। कौन प्यारे? एसएच। अक्सर आप सुनते होंगे, जमीन जब आप एक्वायर करते हैं ना, तो बगल वाला आदमी कहता है, रे जमीन तू जो काट रहा है रोड वाला, वो पीडब्ल्यू के जमीन है ना। पीडब्ल्यू मतलब राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का वो जमीन है, पीडब्ल्यू का, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो रोड गया है वो सब राज्य सरकार का है, पीडब्ल्यू। गौर कीजिएगा। अब पीडब्ल्यू के साथ साथ बिहार सरकार का एक विशेष मंत्रालय है, और वो है वन विभाग। कौन विभाग? कभी महसूस किए कि कभी देखिएगा जो रोड बना है साइड में एक पेड़ है, पीडब्ल्यू नहीं काटता वो पेड़ को, क्योंकि पीडब्ल्यू का वो मामला है ही नहीं। रोड पर से पेड़ हटाना काटना ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का काम है। तो ये ध्यान रखेंगे, और स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि राज्य निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी। कौन भाई?
पीडब्ल्यूडी याद रखेंगे, जितने भी राज्य का या ग्रामीण क्षेत्रों का जो रोड होगा वो सारे के सारे बिहार सरकार का होगा और सब पीडब्ल्यू के अंतर्गत आता है और वो उसी के अंतर्गत उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये राज्य निर्माण विभाग एसएच, जबकि हमने अभी बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का करता है कौन, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य, और इसको करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। कौन करता है? एनएच का निर्माण कौन करता है? भारत सरकार का। याद रखेंगे, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, सड़क एवं किसका? एनएच का। किसका? एनएच का। जबकि राज्य मार्ग का कौन करता है? राज्य निर्माण विभाग। कौन निर्माण? इसलिए कर राज्य सरकार में भी याद रखेंगे, राज्य सरकार में भी एक मंत्रालय होता है, याद रखेंगे, राज्य निर्माण विभाग, जिसको पथ निर्माण विभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पथ निर्माण विभाग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, ये ध्यान रखेंगे। कौन? राज्य निर्माण विभाग, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है भाई? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान देना। जो जिले उसके प्रखंडों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिला मार्ग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जिला मार्ग। ध्यान रखिएगा, जिला मार्ग कहते हैं, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। और यहां पर सदैव ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले, ध्यान रखेंगे कि प्रखंड, एक जिला में कई ब्लॉक होते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 12, ये सारे ब्लॉक याद रखिए जिला मुख्यालय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? किससे जुड़ा रहता है? और जिला मुख्यालय से जुड़ा रहेगा, जिसे जिला मार्ग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिला मार्ग। जबकि जो जिला राज्य की राजधानी से जुड़ा होता है उसको राज्य मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिला जो राज्य के राजधानी से जुड़ा उसको क्या कहते हैं? राज्य मार्ग। क्या कहते हैं? और एक जिला का हर एक ब्लॉक याद रखिएगा, एक जिला का हर एक ब्लॉक याद रखिएगा कि जिला मार्ग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? किससे? वही जिला वाला एक जिला से दूसरे जिला से तीसरे जिला, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, एक दूसरे से। अगर आप दक्षिण बिहार में अगर गया है तो गया से नवादा लिंक है, नवादा से आपका शेखपुरा लिंक है, शेखपुरा से लखीसराय से जमुई, जमुई से बांका, बांका से मतलब भागलपुर। इस तरह से पूरा एक लिंकअप है कि आपको कहीं जाने की परेशानी नहीं होगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, एक जिला या ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ये सारे के सारे सड़कों का जाल बिछा है ताकि कोई भी परिवहन आसानी से और सुगमता से हो जाए, आसानी से और सुगमता से हो जाए। तो ये याद रखेंगे, कौन मार्ग भाई? जिला मार्ग। कौन मार्ग? जिला मार्ग। कौन मार्ग? जिला मार्ग। और आज के सेशन का लास्ट सवाल हम लेकर आ रहे हैं। कहता है कि जिला मार्ग का देखरेख किनके अंतर्गत आता है? जिला मार्ग का किसका भाई? तो याद रखिएगा, कहता है कि जिला मार्ग का देखरेख किसके अंतर्गत आता है? जिला परिषद। किसके अंतर्गत? याद रखिए, जिला परिषद के सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रखंड प्रमुख होते हैं कि नहीं? वो याद रखिए, पंचायत लेवल पर मुखिया होता है कि नहीं? अब 20, 30, 40 घर का एक विशेष क्षेत्र होता है जिसको वार्ड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक गांव में 4, 5, 7, 8 वार्ड हो सकता है, गांव की आबादी पर निर्भर करता है। और वो उस वार्ड का सदस्य उस 10-50 घर के डेवलपमेंट को लेकर काम करता है कि नहीं करता है? और फिर वो वार्ड, जैसे पहले हुआ क्या कि पूरे पंचायत का प्रमुख बना दिया गया मुखिया को। जितना पैसा है मुखिया सिग्नेचर किया, वीडियो मिलकर सिग्नेचर किया, 20% मुखिया, 10% वीडियो, बाकी आराम से जो है रोड बने या ना बने। अब जिस गांव का मुखिया है, मान लीजिए कि इस गांव की आबादी 2000 है और उधर दो गांव का आबादी 500, 600, 700 है, यहां से तो ये मुखिया हर वक्त बन गया। और जब बन गया तो ये अपने गांव का डेवलपमेंट करके उसके बाद पैसा अपना आराम से खा रहा है। अब जब ये बात मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, टीचर बहाली में भी तो क्या मामला हुआ सबको पता है, जो पहले मुखिया के द्वारा बनता था। तो जब पता चला कि मुखिया पूरा गमन करता, मुखिया बना तो स्कॉर्पियो ले लिया, फिर ट्रैक्टर निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, फिर वो निकाल लिया। बोला अच्छा इसके पैसे को क्लोज करते हैं। बोला नहीं, अब जो भी विकास कार्य होगा वो मुखिया के पर डायरेक्ट नहीं आएगा,
ये अब वो 2-3 गांव का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो पूरे तो लगभग लगभग बिहार का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो फिर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था और डेवलपमेंट कैसे होगा? तो कहा नहीं, ये 500 गांव वाला आबादी का है, तो इसमें 2 वार्ड है, इसका 3 वार्ड है, और इसके गांव में 8 वार्ड है। तो ये मुखिया जहां का होगा तो ये अपने वार्ड का तो पूरा डेवलपमेंट अपने गांव का करेगा, ये 5 गांव का नहीं होगा। वैसे ऐसे बिहार में कई गांव होंगे। तो बोला नहीं, फंडिंग जो पैसा आएगा वो याद रखेंगे वार्ड के नाम से आएगा। अब वार्ड सिग्नेचर करेगा और उसके नाम से ऐसा आएगा, जैसे नल जल वाला और हर घर नली गली वाला योजना वार्ड के नाम से आता है ना। और तब डेवलपमेंट होगा, और तब से ध्यान रखेंगे, तब से मुखिया के पावर को थोड़ा सा नॉर्मल किया गया, और तब जाके डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, ये भी खाएगा पैसा, लेकिन कुछ तो डेवलपमेंट करेगा ना। अरे ये तो होगा। 5 लाख का आएगा तो 50,000 खाएगा, लेकिन 4.5 लाख का तो वो क्षेत्र में काम होगा, इसके क्षेत्र में भी काम होगा और इसके क्षेत्र में भी काम होगा। अब पहले क्या था कि मुखिया के थ्रू आता था तो टोटल पैसा यही खा गया, है ना। तो ऑटोमेटिक ये सब गांव का विकास ही नहीं हो पाता था। तो ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, प्रखंड स्तर पर समिति भी करेगा और जिला स्तर पर जिला परिषद भी करेगा, प्रखंड प्रमुख करेगा, एमएलसी करेगा, विधायक करेगा, एमपी करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबको चुनते हैं इसलिए कर, क्योंकि हमारा विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो। तो इस लेकर ध्यान रखिएगा कि सवाल जो पूछे गए थे कि जिला मार्ग का देखरेख किसके अंतर्गत होता है? जिला परिषद। किसके द्वारा? कन्फर्म ना? तो आज का सेशन यही तक, लगातार बने रहिएगा, हम तो रहेंगे ही, है ना। और कल भी आपकी क्लास होगी, है ना। इस तरीके से कल भी आपकी क्लास होगी। और हाँ, क्लास होगी, बात समझ गए ना। हाँ, होली जिस दिन रहता है, दिवाली रहता है, भारतीय टीम तो खेलता है, फिर होली मनाता है, जब जीत जाता तो उसी दिन होली है। तो जब आपको नौकरी लग जाएगा तो आप कभी भी जाकर रंग लगा दीजिएगा। इसलिए कर ऑनलाइन ऑफलाइन कमांडो, होली उसी के लिए जिसके पास पैसा है। आज आपके गांव में गरीबों से जाकर पूछिए उसकी होली कैसी है, उसकी होली ठीक ही है। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो बच्चा मांगेगा कि लेंगे पिचकारी, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बहुत खराब होता है। खराब नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए कर बेरोजगार व्यक्ति के लिए याद रखेंगे, होली दीपावली वैसा ही होता है जैसे अभी आप लोग का है कि नहीं है। और यही जब आपको रोजगार मिल जाएगा तो आपका होली हर एक दिन बेहतर होली होगा। इसलिए कर क्लास कल भी चलेगा। जय हिंद।
सभी को गुड आफ्टरनून। दल बदल लिया आप लोग, दल बदलाया गया। चलिए स्टार्ट किया जाए। कहां तक किए थे हम लोग? 200 199 तक, 200 तक, 201, 201 ना। क्वालिटी का आप लोग का पीडीएफ आया हुआ है, नीचे जब जाइएगा ना तो पीडीएफ पर लेते जाइएगा, ठीक है। क्वालिटी वाला जो पीडीएफ था, अच्छा कोई है नहीं अभी स्टाफ। देखिए क्लास को हम ही को लगाना पड़ा, उसी का वेट कर रहे थे। तो कोई रहेगा तब ना, अगर कोई रहेगा तो आपको बंटवा दिया जाएगा, ठीक। अगर नहीं रहेगा तो लेना है ना, जाते हुए ले लीजिएगा। और उसी बीच कोई लड़का आ गया तो हम ऊपर मंगवा देंगे, ठीक। आगे बढ़े। चलिए, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? देखिए बहुत जगह 5 फरवरी मिलता है, बहुत जगह 4 तारीख मिलता है। SCRT लिखता है 5 फरवरी, बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर देता है 4 फरवरी। तो आप लोग दोनों लेकर चलिएगा, जैसा क्वेश्चन देगा दोनों नहीं देगा, कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। तो SCRT के अनुसार 5 फरवरी, ऐसे है 4 फरवरी 1922। और ये चौरी चौरा कांड है, कहां पर है चौरी चौरा? गोरखपुर। कहां पर है? गोरखपुर। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ना। और घटना घटी थी आपका कौन सा? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसमें नेतृत्व कर रहे थे जुलूस का कौन? भगवान अहीर। और दोनों में नोकझोंक हो गया, जिसकी वजह से थाने में आग लगा दी गई, जिसे इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से हम लोग जानते हैं, यही था ना। तो चौरी चौरा हुआ था 1922 में, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण था चौरी चौरा घटना का हो जाना, ठीक है। भगवान अहीर, भगवान अहीर नामक व्यक्ति ने इनका नेतृत्व किया था। भगवान अहीर, हाँ अहीर लिख तो दिए, भगवान अहीर, और अच्छे से लिख दें अहीर, भगवान अहीर, हो गया ना। जानबूझ के लिखवा रहे हैं सर। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिए थे कि यह असहयोग आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी कहे थे कि यह हिमालय से भी सब ऊंची भूल है। मतलब क्या कि हिमालय जितना बड़ा है ना, उतना ही हमने भूल की असहयोग आंदोलन को चलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बेवकूफ लोग कर दिया क्या? हिंसा का काम। तो लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने चौरा चौरी, महात्मा गांधी ने चौरा चौरी, महात्मा गांधी ने चौरा चौरी घटना से दुखी होकर कहे, संभवतः, क्या कहे डैश देके लिखिएगा, संभवतः असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना हमारी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना हमारी हिमालय जैसी भूल थी, हमारी हिमालय जैसी भूल थी। संभवतः असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करना हमारी हिमालय जैसी भूल थी। कौन कहे थे? किसके संदर्भ में कहे थे? ठीक है, हाँ 4 फरवरी चौरी चौरा। हाँ, उसके बाद लगभग 12 के आसपास का जो डेट था ना, उसका क्लोज हो जाता है वो। 1 मई 1923 को किसने झंडा सत्याग्रह का निर्णय लिया था? सेठ जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट लिख लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ झंडा फहराने के अधिकार के लिए
भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ झंडा फहराने के अधिकार को, झंडा फहराने के अधिकार के लिए, झंडा फहराने के अधिकार के लिए, झंडा फहराने के अधिकार के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया गया था, शुरू किया गया था। यह आंदोलन नागपुर और जबलपुर में शुरू हुई थी। यानी यह आंदोलन की शुरुआत नागपुर और जबलपुर में हुई थी। यह आंदोलन नागपुर और जबलपुर में शुरू हुई थी और बाद में पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। हो गया? अब अगला पॉइंट लिखिए, पूरे देश में फैल गई। झंडा सत्याग्रह से जुड़े लोग, झंडा सत्याग्रह से जुड़े लोग, झंडा सत्याग्रह से जुड़े लोग, झंडा सत्याग्रह से जुड़े लोग। पहला पॉइंट करके या पॉइंट देकर लिखेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद कॉमा देकर लिखेगा, यह अगला पॉइंट देकर, जमुना लाल बजाज, जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। हो गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी भी आप उसको लिख सकते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम लिख लीजिए। भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विनोबा भावे, विनोबा भावे आदि, आदि मतलब हो गया। ठीक है? उसमें एक नाम एससीईआरटी दिया है, कौन? जमुनालाल बजाज। एक नाम मतलब एक नाम से क्वेश्चन बनाया गया है। 1 मई 1923 को झंडा सत्याग्रह का निर्णय लिया। झंडा फहराने के लिए मना था, ये झंडा कोई भी फहरा नहीं सकता। उस झंडा फहराने के लिए ये आंदोलन हुआ था, ये सत्याग्रह होता कि नहीं, हमको झंडा फहराना है। मुख्य रूप से ही थे जमुनालाल बजाज। बाकी लोग और भी उसमें सदस्यता में उसमें लोग सम्मिलित थे। जो साइड से लिखाते ना उसको भी थोड़ा घर में जाकर देख लीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925 को, 26 दिसंबर 1925। सीपीआई बोलते हैं ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एमएन राय लिख लीजिएगा। इसका स्थापना ताशकंद में, इसका स्थापना ताशकंद में एमएन रॉय के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना ताशकंद में एमएन रॉय के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान वाला नहीं है, उज्बेकिस्तान, उसके बगल में पड़ता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। हो गया? लाल बहादुर शास्त्री से भी जुड़ा हुआ है। लिखिए अन्य सदस्य, अन्य सदस्य अंबानी मुखर्जी। अन्य सदस्य में एक नाम लिख लीजिए, अंबानी मुखर्जी। अन्य सदस्य में अंबानी मुखर्जी, बस एक नाम। अगला है आपका, स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये तो सब लोग जानते होंगे, लिख लीजिए चित्तरंजन दास। देश बंधु बोलते हैं इसको, देश बंधु। चित्तरंजन दास को क्या बोला जाता है? देश बंधु। कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, कौन सा वाला? 1922 का। कहां वाला? गया वाला। तो लिख लीजिएगा देश बंधु चित्तरंजन दास। कब हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना? 1923। क्वेश्चन पूछता है कहां हुआ था? इलाहाबाद में। तो लिख लीजिएगा इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुआ था।
इलाहाबाद। इसके बाद लिखिएगा अन्य सदस्य, स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य। ये तो हो गया मेन सदस्य ना, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य, अन्य सदस्य में लिख लीजिए विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, नरसिंह चिंतामन, नरसिंह चिंतामणि, चिंतामन कलेकर। चिंतामन लिख लीजिएगा ना, अच्छा से लिख देते हैं, चिंतामन, नरसिंह चिंतामन कलेकर। अन्य सदस्य में है, थोड़ा फंसाने का प्रयास करेगा तब क्वेश्चन देगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन देता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लिख लिए नरसिंह चिंतामणि कलेकर, चिंतामणि कलेकर। दीनबंधु किसको कहते हैं? चलिए, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय कब लिया था? 12 मार्च 1930, वही दांडी यात्रा जो बोले थे। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। जल लगभग कहा जाता है 241 मील का दूरी तय किया था 24 दिन के अंदर, 78+1 लोगों के साथ। एक मतलब कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। सब ऑलरेडी हम लोग पहले किए हुए हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टंग बम्बई में, और उसको इंप्लीमेंट किया गया 9 अगस्त 1942 को, जिसके तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, फिर आपका जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, महात्मा गांधी थे, कस्तूरबा गांधी थे, सरोजिनी नायडू, बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था? गिरफ्तार करके जेल में बंद। पहले भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया? 8 में 9 अगस्त होगा। ये सबको 9 अगस्त, ये एनसीईआरटी लिखा है 8 अगस्त, लेकिन होगा यहाँ पर कितना? 9 अगस्त 1942। सबको एक ही के द्वारा ऑपरेशन, पहले हम लोग ऑलरेडी बहुत चर्चा किए हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1 मिनट ओके, हाँ 1 मिनट, सब लोग बोलिए, कैसे सुनाई देगा हमको? एक आदमी बोल रहा है, उनका कुछ सवाल है, बोलने दीजिए ना। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का ना, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत, सही बात है आपका, 8 अगस्त से प्रारंभ तो हुआ था, आह्वान किया गया था 8 अगस्त 1942 को। आपका कहना बिल्कुल सही है। शुरुआत 8 अगस्त 1947 को आह्वान किया। आह्वान का मतलब क्या होता है? और 9 अगस्त को इंप्लीमेंट हुआ बड़े पैमाने पर, सही रूप से लागू हुआ। जैसे होली का शुरुआत तो हो चुका है, रंग शुरू हो चुका है, लेकिन होलिका दहन होगा, उसका प्रक्रिया शुरू होगा, मेन होली होगा, उसके बाद खूब रंग खेलिएगा तब, उसका छुटका होली, बड़का होली बोलते हैं ना। उसी प्रकार ये 8 अगस्त 1942 को आह्वान हुआ था, 9 अगस्त 1942 को बड़े पैमाने पे स्टार्ट हो गया था। तो 9 अगस्त 1942 8 अगस्त दोनों रहे, तो 9 अगस्त उसमें मारना है। ऑप्शन ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर कर दे तो 9 अगस्त, अगर शब्द आह्वान ना लगा हुआ रहे तो, अगर आह्वान लगा हुआ रहेगा तो 8 अगस्त। इस शुरुआत किया मतलब स्टार्टिंग दौर के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है तो 8 अगस्त, ठीक है। ऑपरेशन 0 आवर आया था 9 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत क्या था? लिख लीजिए, शुभ सुख चैन, शुभ सुख चैन, आजाद हिंद फौज। हो गया? लिख लीजिए पॉइंट देकर, शुभ सुख चैन, रविन्द्रनाथ टैगोर के शुभ सुख चैन, रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता, शुभ सुख चैन, रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता, भारत भाग्य विधाता। रविन्द्रनाथ टैगोर की
बंगाली कविता भारत भाग्य विधाता पर आधारित करके बनाया गया है, आधारित करके बनाया गया है। ठीक है, यानी ये जो लिया गया है ये किससे संदर्भित है? भारत भाग्य विधाता से, जो किसका बंगाली कविता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसको बनाने में जो लोग महत्वपूर्ण योगदान निभाए, कौन? शुभ सुख चैन। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाए उसका अब नाम लिखिए। तो लिखिएगा शुभ सुख चैन को, अगला पॉइंट, शुभ सुख चैन को मुमताज हुसैन, लिख पाइएगा ना, मुमताज हुसैन। शुभ सुख चैन को मुमताज हुसैन, कॉमा दे दीजिएगा, मुमताज हुसैन आबिद हसन सफरानी, आबिद हसन, आबिद आबिद हसन सफरानी। ठीक है, आबिद हसन लिख दिए बोर्ड पे, आबिद हसन सफरानी, आबिद हसन सफरानी और सुभाष चंद्र बोस। छूट गया? मुमताज हुसैन, आबिद हसन सफरानी और सुभाष चंद्र बोस ने ये सब मिलकर उसको आगे बढ़ाया, राष्ट्रगीत के रूप में ये बनाया था, इस पर आधारित। नहीं समझे? देखिए, आजाद हिंद फौज समझ रहे हैं, 1942 में कैप्टन मोहन सिंह का जो उपज था, बाद में 1943 के आसपास आपका सिंगापुर वगैरह में सुभाष चंद्र बोस के पास बागडोर चला जाता है। आजाद हिंद फौज INA, समझ रहे हैं ना? बोलते ही नहीं है। तो उसका राष्ट्रगीत बनाया गया है शुभ सुख चैन को। तो ये राष्ट्रगीत लाया कहां से? अपने मन से थोड़ी लाया, ये लाया कुछ खास पॉइंट था वहां से। वो खास पॉइंट क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली कविता था, क्या नाम है? भारत भाग्य विधाता। उसी भारत भाग्य विधाता से निकाला है शुभ सुख चैन को, जो आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। तो ये निकाला कौन? तो एक तो सुभाष चंद्र बोस ही है, उसके साथ साथ है आबिद हसन सफरानी है, उसके साथ साथ है मुमताज हुसैन। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़े। मतलब अगर पूछेगा आपके लेखक कौन है, दूसरे शब्दों में अगर पूछेगा कि राष्ट्रगीत के लेखक कौन है, ये जो शुभ सुख चैन के लेखक कौन है, तो आप ये तीनों का नाम आप दे सकते हैं। नहीं, वो बंगाली कविता लिखा है भारत भाग्य विधाता के लेखक का कौन? लेकिन शुभ सुख चैन को थोड़ा लिखा है। नहीं समझे? जैसे अभी हम जो लिखे उसके आधार पर आप कुछ और लिख दिए, तो वो जो चीज लिखे हैं नया वो तो आप ना बनाए। अच्छा देखिए, जय जवान जय किसान कौन बोला? जय जवान जय किसान जय विज्ञान कौन बोला? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कौन बोला? नरेंद्र मोदी जी बोले। तो अनुसंधान लगा दिया तो नरेंद्र मोदी जी हो गए। लेकिन बोलिएगा नहीं, जय जवान जय किसान तो पहले ही आ गया लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा थोड़े है। जय जवान जय किसान ना आया था, उसमें लगाया विज्ञान तो गलत गया आंसर, उसमें लगा दिया अनुसंधान तो आंसर क्या हो गया? बदल गया। उसी तरह भारत भाग्य विधाता जो लिखा है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली कविता। ठीक, इससे उठाया है क्या? शुभ सुख चैन। तो ये उठाया रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़े है, ये उठाने वाले तीन व्यक्ति हैं, मुमताज हुसैन, आबिद हुसैन सफरानी और सुभाष चंद्र बोस, जिसे आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत बनाया गया। क्या बोले समझ में आया? हाँ, सुभाष, डेट हमको याद नहीं है सर, थोड़ा देख लिया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी, थोड़ा देख लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जाते हुए क्रैश करके ना उसका प्लेन में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका ना प्लेन का कुछ अंश मिला है ना उसके हड्डी बॉडी का अंश मिला। लेकिन वो डेट जब वो फ्लाइट चला था, वो डेट को ही उनका अंतिम दिन माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन कंफर्म उसका पता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका बॉडी अभी तक मिला ही नहीं है, तो सत्यापित नहीं किया जा सकता है उसको कि उनकी मृत्यु कब हुई। लेकिन अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि जब वहां से प्लान किए होंगे वही डेट रखा होगा, संभवतः ये कह रहे हैं। हाँ, ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, लेकिन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैप्टन मोहन सिंह का उपज था, वो सबसे पहले दिमाग में उन्हीं का चला था, वो उनसे उनका कमान संभालने के लिए दिया था, फिर किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो सिंगापुर में जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार आपको आंसर मानना पड़ेगा। आजाद हिंद फौज का पूरा लाइन ही हम लिखा देंगे, ठीक है, कि उसमें जो जो कंफ्यूजन होता है ताकि दिक्कत ना हो। 1942 में कौन, 1943 में कौन, सिंगापुर में कौन, सुभाष चंद्र बोस कौन, कैप्टन मोहन सिंह कौन।
तो वो सोच देता होगा क्वेश्चन, तब गलती हो जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940। मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग 1940 किसके द्वारा? हाँ, एक लिख लीजिए, पाकिस्तान शब्द के बारे में द्विराष्ट्र के रूप में सिद्धांत दिए थे ना मोहम्मद अली जिन्ना, तो लिख लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान के संदर्भ में सारे पॉइंट को जोड़ देते हैं। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले, ये नहीं ना बताया है, ये पाकिस्तान की मांग सबसे पहले पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज लिखना होगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र कौन? चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने मित्रों के साथ मिलकर, फिर से बोले, मुस्लिमों के लिए क्या लिखे, पॉइंट क्या लिखे? पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर, हो गया 1933 में, 1933 1933 में गढ़ा था, बनाया था, रचा था, कुछ भी लिखिए, गढ़ा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था कौन? और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी है। और इनका जो डिटेल्स था वो क्या था, उनका एक पंपलेट चला था, तो पंपलेट में लिख लीजिएगा नाम, उसी में लिखिएगा, जोड़िएगा नाउ और नेवर, नाउ जिसको बोलते हैं, और नेवर, नाउ और नेवर डैश देके लिखेगा, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस, आर वी टू, उसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, आर वी टू लिखे, लिव और पेरिस, LIVE लिव, और PERIS पेरिस। एक साथ पूरा बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा नहीं, हमको पता, फिर बोलवाइएगा आप लोग। अच्छा एक बार पूरा हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, पेरिस फॉर एवर, हो गया। चलिए आगे, हमको पता लिखे नहीं होंगे सब लोग, इसलिए वाह, पहले ना बोलना चाहिए। नामक पंपलेट में नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नामक पंपलेट में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को ब्रिटिश प्रांत के कुछ क्षेत्रों से तोड़कर बनाया। पाकिस्तान शब्द को ब्रिटिश प्रांत के कुछ क्षेत्रों को तोड़कर बनाया, ब्रिटिश प्रांत के कुछ क्षेत्रों को तोड़कर बनाया। अब वहां लिख लीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख पाइएगा ना इंग्लिश में, तो पाकिस्तान लिख के दे दीजिएगा उसमें। उसका शब्द क्या क्या है पाकिस्तान के रूप में, तो पाकिस्तान में P4 लिखिएगा पंजाब, P4 पंजाब, A4 लिखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्रोविंस बोलते हैं उसको, अफगानिस्तान प्रोविंस, KI4 कश्मीर, KI4 कश्मीर, S4 सिंध, KI4 कश्मीर, S4 सिंध, और TAN लास्ट में बचा ना, TAN उसका मतलब हो गया बलूचिस्तान, वो अपने अनुसार निकाला बलूचिस्तान। फिर से बोलते हैं, P4 पंजाब, A4 अफगानिस्तान प्रोविंस,
KI फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध और TN फॉर बलूचिस्तान। नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा। क्या छूट गया? अरे P फॉर क्या था? देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान में P फॉर क्या है? पंजाब। P फॉर A फॉर अफगानिस्तान। A फॉर KI फॉर S फॉर और T फॉर बलूचिस्तान। 8 10 क्या था? बलूचिस्तान, यही ना था? एक बार फिर से बोल दीजिए। P फॉर पंजाब, A फॉर KI फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, 10 फॉर। अब किस आधार पे बोला बलूचिस्तान हो जाने? लास्ट का TN है, TN मिला दिया तो बलूचिस्तान। उसका जो आधार था वो हम बताएं। जैसे आप लोगों को लगेगा ना सर बलूचिस्तान तो B से शुरू होगा, तो फिर TN क्यों है? हाँ, लास्ट वाला मिलाया वो। चलिए आगे लिखिएगा नोट करके। मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार। मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार। मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार 1930 में 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। यानी सबसे पहले इकबाल ही इसका चर्चा किए थे, फिर चौधरी रहमत अली किए, और फिर 1940 में कौन? जिन्ना किए द्विराष्ट्र के रूप में भारत और पाकिस्तान। और जब तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ तब तक जिन्ना उसके लिए संघर्ष करते रहे। जब योजना आया कौन? माउंटबेटन योजना जून 1947 में, तब जाके ठंडा मिला किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, के बोला कि आप ठीक है, अब जो है ये अलग हो जा रहा है भारत। 209 210 वोट डालो और शासन करो की नीति का असर किस पर पड़ा था? भारतीय समाज पर पड़ा। वोट डालो और राज करो या शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का असर भारतीय समाज पर पड़ा। समाज के अलावे हर एक जगह पॉलिटिकल सिस्टम पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन खासकर कौन? भारतीय समाज। क्यों? क्योंकि वोट डालो और शासन करो बेसिकली दो लोगों के लिए था, एक हिंदू और एक मुसलमान। इन दोनों भाई को लड़ाने का काम करा है। दोनों जुड़ा हुआ है सबसे पहले किससे? सामाजिक चीजों से। किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक। जैसे हम लोग अभी रहते हैं तो हम लोग में बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म जाति लिंग के लोग हैं, बोलते ही नहीं है। तो ये सारे लोग जो है एक तरह का कहां पर रहते हैं? वो समाज में। कहां रहते हैं? समाज में। ऐसे बोलते हैं कि हम लोग अर्थव्यवस्था में रहते हैं, वो सब जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से कोरिलेट है, लेकिन सबसे पहला शब्द जो आएगा वो क्या आएगा? समाज। तो सामाजिक भारतीय समाज पर ये ज्यादा असर देखने को मिला जब हिंदू मुस्लिम में क्या कर दिया? अलग करने का कोशिश किया। कौन? अंग्रेज। इसी रूल को कहा गया वोट डालो और शासन करो की नीति। आजाद हिंद फौज का पुनः संगठन करने के लिए नेताजी के किस देश का सहयोग मिला था? जापान का। जापान की राजधानी टोक्यो। करेंसी है येन। आजाद हिंद फौज का पुनः संगठन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने किस देश का सहयोग लिया? जापान का। जापान बहुत मदद किया था, करेगा क्यों नहीं? जापान का मदद करने का कारण भी था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा अगस्त 1942। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940। क्या चीज? हाँ नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। नारा मतलब लिखकर नारा देने का, लेकिन जो आंदोलन के संदर्भ में जो किए थे उसमें नाम आएगा तो इनका नाम मानना है। जैसे कि वहां पर पढ़े थे ना हम लोग की इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद को लिखकर नारा देने वाले कोई और, लेकिन उसका यूज किया था 1929 में
विधानसभा के सम्मेलन में, उसी तरह का ये प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? अगस्त 1942, अगस्त 1940। तो हम पूछे अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940। कृत प्रस्ताव कब हुआ था? हिंदुस्तान 42 सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? देखिए SCRT लिखा है भगत सिंह, भगत सिंह गलत नहीं है, लेकिन भगत सिंह से पहले एक आंसर जो आएगा वो मानना है आपको। HSRA है ना, HSRA। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो यहां पर याद है कि सबसे पहला तो देखिए दो संगठन था, एक था आपको HRA, जो आपके पास डिटेल्स है उसके अलावा हम बताते हैं, ये लिखने की जरूरत अभी नहीं है, थोड़ी देर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, जिसका आत्मकथ्य है बंदी जीवन, और इसके संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल कानपुर में, कहां पर? कानपुर में। और ये किया गया था 1924 में। यह एक क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है। इसके बाद इसी को नाम आगे चेंज कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, और ये नाम कहलाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, जिसका गठन 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और कई अन्य सदस्यों के द्वारा की गई थी। और जो प्राचीन काल में HRA था उसी का नाम परिवर्तित करके HSRA कर दिया था, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोनों एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन अगर मानना है तो चंद्रशेखर आजाद मानना है, उसके बाद आंसर मानना है किसको? भगत सिंह को। लेकिन इसके अलावा और भी कई सदस्य जो थे इनके सदस्यों में से एक थे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये दोनों चीज जो हम बताए सभी लोगों को यहाँ पर पता है ना? ये पता है कि नहीं जो अभी बोले? तो आप लिखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जो पता है उसके अलावा जानकारी। HRA जो पता है वो बताइए कब हुआ था, हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, उसके आत्मकथा का नाम क्या है? बंदी जीवन। यहां तक पता है? अब आगे लिखिए इसमें अन्य सदस्य या सक्रिय सदस्य, अन्य सक्रिय सदस्य HRA, हाँ पहला HRA लिखाएंगे फिर HSRA लिखाएंगे। अन्य सक्रिय सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। पॉलिटी का नोट्स है नीचे, पूरा सुने नहीं, जाने दीजिए, देखते हैं क्या करके आते हैं। PDF इन लोग के लिए पूछ लीजिएगा कि बच्चे लोग BPSC के लिए। चंद्रशेखर आजाद लिखे, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला तो पहले लिखा दिए, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, रोशन सिंह, एक और मेरा लिए राम प्रसाद बिस्मिल लिखे हैं। अच्छा एक और नाम लिख लीजिए, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। अब मिलाइए, राम प्रसाद बिस्मिल है, योगेश चंद्र चटर्जी है, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाक उल्ला खान है, रोशन सिंह है, भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी है। हो गया, चलिए आगे। कब हुआ था इसका स्थापना? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। कब हुआ था गठन? लिखने का जरूरत नहीं, याद है कहां हुआ था? फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं ना है? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसका स्थापना हुआ था। कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद नाम लेना है किसका? भगत सिंह। तो उसी तरह इसमें लिख लीजिए अन्य सक्रिय सदस्य, अन्य सक्रिय सदस्य भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा नहीं बोहरा, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, विजय, अजय विजय नहीं याद है?
इसके बाद लिखिए जयदेव कुमार, जयदेव कपूर, जयदेव कपूर, कपूर अनिल कपूर, जयदेव कपूर। बाप रे, इतना खतरनाक आप लोग लिखिएगा। शिव वर्मा, शिव शंकर, शिव शिव वर्मा, वर्मा जी, शिव वर्मा, शिव जी, शंकर शिव नहीं जानते हैं? शंकर शिव भी बोलते, तभी बोलते हैं शिव, शिव शिव शंकर शिव, भगवान शिव लिखे। सब ऊपर वाला क्षमा नहीं करेगा आप लोग को, बोले शिव को नहीं जानते हैं। शिव वर्मा, उसके बाद भगत सिंह, भगत सिंह लिखा दिया है, हाँ उसमें तो है ही भगत सिंह। सुखदेव, हाँ क्या दिक्कत परेशानी है आपको? हाँ लिखिए सुखदेव, दोनों में भगत सिंह, सुखदेव। जो एचआरए था ना सर, वही एचआरए आगे चलकर क्या बन गया? एचएसआरए। राष्ट्रसंघ था, प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना घटे इसलिए राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया। राष्ट्रसंघ को और स्ट्रॉन्ग पावर बना दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना घटे। घट जाता तब तीसरे बार आता महा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसे पावर थोड़ा क्या करता, उसका इंक्रीज करता, बढ़ाता। हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, लेकिन उसके अलावा अगर पूछेगा तो वो हम आपको लिखवा दिए। गांधी जी ने नील की खेती को किस वर्ष अनिवार्य रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया? 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तीनकटिया पद्धति 3/20 भूमि पर नील की खेती, 1917। गांधी जी ने नील की खेती को किस वर्ष अनिवार्य रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया? 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चंद 1917 में। मॉन्टेग्यू चंद पर सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1919। इसके बाद है आपका बाल गंगाधर तिलक किस प्रदेश से संबंधित रहते थे? महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक को ही जेल दे दिया गया था ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जब हुई उसी समय में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। और मांडले जेल में इनको कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कब? 1908 में। 1908 से 14, 6 साल जोड़ देना अपना आ जाएगा। खत्म हो गया इतिहास। कल हो सकता है कि हम ना रहें, संभावना है। सर तो रहेंगे ना? संभावना है, कंफर्म नहीं है। मेरा 2 दिन से हो रहा है आने 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 आने, तो ऐसा कुछ आप लोगों को बोल रहे, क्लास तो होगी जैसे क्लास है वैसी रहेगी। तो क्लास अभी आप लोग का बंद का कोई सूचना नहीं है। मिला पीडीएफ? बोले ना भूल गया हो। डेट कर देता है 1900। रक्षाबंधन, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने के? अशोक दिवस। और उसी दिन राखी बांधने की प्रथा भी, लेकिन दिवस पूछा है ना, तो रक्षाबंधन ये दिवस के रूप में शोक दिवस होगा आंसर। रक्षाबंधन इसलिए क्योंकि भाई भाईचारा जो है वो बना रहे, उसका प्रॉपर आंसर होगा वही शोक दिवस। कौन सा एग्जाम का, कौन वाला है वो? अच्छा, उसमें 2 एरर हो गया हमसे। एक वो विकास परिषद वो जो था ना राष्ट्रपति शासन के समय में बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानून को होगा उसका आंसर। वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा वो ये वो था, बोलना चाहिए था वो कुछ, बोल दिया जयराम दास। नहीं आया वो, बोले ना पीडीएफ पॉलिटी का मिल गया है। सब छुट्टी पे चला गया है लोग, सिर्फ फैकल्टी यहां पर बचा हुआ है। सर भी हैं, लगातार क्लास से जुड़े हुए हैं। दे दिया तैयारी का? अच्छा सीबीटी 2 वाला तैयारी करने ना दिया अभी? तैयारी चल रहा है आप लोग का ठीक ठाक? इलेक्शन के बाद देगा तैयारी बोला है? हाँ अभी नहीं आया। किससे पूछे आप?
क्या हल्ला नहीं करिए आप लोग ऐसा हल्ला करने लगते हैं कि मत पूछिए। पीडीएफ नहीं देना होगा तो आप लोग को नहीं देंगे, देना है तभी तो बोलते हैं कि रुक जाइए, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करते रहते हैं। पीडीएफ इतना आतंक है पीडीएफ का। 1 से 2 मिनट रुक जाइए, सिर्फ कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बोलिए क्या हुआ था? पीडीएफ आ रहा है, आ गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सूरत अधिवेशन 1907। गरम दल और ये फिर मिल गया कब? 1916। लखनऊ अधिवेशन। होम रूल लीग की स्थापना कब? 1916। सबसे पहले होम रूल लीग का स्थापना कौन किया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद एनी मराठी और केसरी किसका पुस्तक था? और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का। इसी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था, यही था ना? याद रखिएगा, वो सितंबर 1916 में हुआ था एनी बेसेंट का, और अप्रैल 1916 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। मराठा जो था वो किस भाषा में? अंग्रेजी। और केसरी किस भाषा में? हिंदुस्तान का पहला बम कांड 1900 मुजफ्फरपुर बम कांड। इसमें थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार। अपने आप को गोली कौन मार लिए थे? प्रफुल्ल कुमार चाकी। और कम उम्र पे फांसी किसको दिया गया था? खुदीराम। वही ना बोले थे, एक बार विदाई दो माँ फिर वासी, हंसी हंसी करवो फांसी, माँ को एक बार विदाई दो फिर वासी। और 1908 में ही जेल में बंद किसको? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कौन सा जेल? मार्ले जेल। कितने साल के लिए? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900। यही एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारत में हिंदू और मुसलमानों को सांप्रदायिकता हिंसा बढ़ावा देने में काम किया है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले थे भारत के सचिव और मिंटो थे वहां के वायसराय, और इससे बना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मुस्लिमों के लिए एक अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई थी, सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम, 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में। दिल्ली दरबार कितना बार? पहला बार कब? पहला बार कब? पहला बार, पहला बार, दूसरा बार 1900 और तीसरी बार 1900। सभी लोग को पीडीएफ मिलेगा, घबराइए नहीं। और एक से ज्यादा कोई नहीं लीजिएगा। चलिए देखिए, पहले जो राजधानी थी, क्या राजधानी थी? कोलकाता। अब कोलकाता से राजधानी कहां करेगा? दिल्ली। इधर मिल गया सभी को? इधर आप लोग को मिला? एक्स्ट्रा दे दीजिए वहां। दोस्त यार के लिए नहीं लीजिएगा कोई भी, तो मेरा वही वाला कायम रहेगा जो बोले हुए हैं।
कितना नंबर? 1 नंबर। पीछे देखिएगा जी, पंखा होगा से बच के। हो गया। पहले राजधानी था क्या? कोलकाता। अब राजधानी हो जाएगा कहां? दिल्ली। घोषणा किया गया कब? 1911। और कर दिया कब? 1912। दिल्ली दरबार का आयोजन इस समय में कब हुआ? कुल कितना बार दिल्ली दरबार? पहली बार कब? 1877। दूसरा बार कब? 1903। तीसरा बार कब? 1911। गदर पार्टी की स्थापना 1913। किसके द्वारा? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किसके द्वारा? सोहन सिंह। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1900। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1900। महात्मा गांधी का भारत प्रवेश 1900। कौन सा दिवस? NRI डे, भारतीय प्रवासी दिवस। इस बार कहां मनाया गया? भुवनेश्वर। कितने साल पे मनाया जाता है? 2 साल। पिछले बार कहां मनाया गया? और सबसे स्वच्छ शहर कौन? होम रूल लीग की स्थापना 1900। लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार। जबकि सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष। फिर हो गया 1917 में कौन सा? चंपारण। मोंटे की घोषणा कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ? रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। और मोंटे की घोषणा 1917। मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड सुधार अधिनियम 1900। मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड। मॉन्टेग्यू थे भारत के सचिव, चैनफोर्ड थे वहां के वायसराय। और इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन को लाया गया था, है ना। अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। प्रशासन बोलते थे नवाब को संभालो, और पैसा जितना भी धन वाला मुद्दा होता था बोलते थे हम रखेंगे। टैक्स खुद लेंगे और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी आपको देंगे। द्वैत शासन के जनक कहते हैं लिनियस कार्टोज को। चलाया गया था क्लाइव के समय में प्रारंभ हुआ था, और हेस्टिंग के समय में उसको समाप्त कर दिया गया था, यही ना। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। असहयोग आंदोलन 1920। दांडी यात्रा 1920 बाद में आएगा। 1922 में इसके तहत किसको वापस लिया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना 1900। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1900। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1900। काकोरी कांड 1900। काकोरी कांड कोई बदल के नाम रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। 8 डाउन सहारनपुर से जाने वाली लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसे इतिहास में काकोरी घटना के नाम से जानते हैं, यही था ना। साइमन कमीशन का निर्माण 1927। भारत आया साइमन कमीशन 1927। लाहौर अधिवेशन 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929, है ना। दांडी यात्रा 1900। दांडी यात्रा 1930। नमक सत्याग्रह 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900। पूर्ण रूप से विराम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1900। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1900। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1900। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1900। तीनों हुआ था कहां पर? महात्मा गांधी किसमें पार्टिसिपेट किए? दूसरा वाला 1931, यही ना। दरभंगा में भूकंप कब आया था? 1934। इसी के द्वारा वापस ले लिया गया किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारत सरकार अधिनियम 1900।
35 प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था 1935। और जो कृषि आंदोलन पढ़ते हैं स्वामी सहजानंद का अखिल भारतीय किसान जो पढ़ते हैं 1936 गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1937 फैजपुर किसके द्वारा पंडित जवाहरलाल फिर हुआ था 1938 सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और फिर हुआ था 1939 सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कहां पर है मध्य प्रदेश जबलपुर के पास और ये रिजाइन मारे और पहुंच गए कौन राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई थी और एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी हार हो गई थी यही ना। अगस्त प्रस्ताव आया 1900 अगर पूछेगा क्रिस प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्लियर है। आजाद हिंद फौज तो जान ही रहे आप लोग। अगर पूछेगा कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई 39 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ 1945 ना 1945। अच्छा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया था कब 1944 में 1944 के दशक में आया था क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला CR फार्मूला क्या बोलते हैं उसको CR फार्मूला क्लियर है। अच्छा कैबिनेट मिशन बना कब 1946 इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना कौन सा योजना और इसी माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत कितने भाग में 2 भाग में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल वायसराय और गवर्नर के बारे में पूछेगा अंतिम तो कौन माउंट बेटन वही लास्ट में था 48 तक से उसके जाने के बाद फिर भारतीय लोग बनना शुरू हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन ये गलती की बात करिएगा लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बहुत लोग मोहम्मद अली जिन्ना बोल देते हैं लियाकत अली और इसके अगर पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन है तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1947 की योजना के द्वारा भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था एक था भारत और एक था पाकिस्तान। तो एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गई खत्म कहानी। जय हिंद जय भारत। तो जाइए आप लोग होली भी मनाइए और कल आइए फिर हाँ सर बोले कल भी क्लास होगी ऑनलाइन वाले लोग सभी लोग देख लेंगे। आराम से सर आप ही लोग का बेंच है।